स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है 12th वालों के लिए। 4 तारीख को आपका एग्जाम है केमिस्ट्री का, लास्ट जो बचा हुआ है, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं आज के क्लास में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल है आज की क्लास में, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा, केवल 10 न्यूमेरिकल ऐसे बताएंगे जो हर साल रिपीट होते रहते हैं। ये 10 न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल अगर आप पूरी बुक के यहाँ पर हम बता रहे हैं तो केवल अगर आप यही 10 न्यूमेरिकल लगाकर भी जाते हैं तो भी आपका कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कौन से वो 10 न्यूमेरिकल हैं। सबसे पहला देखिए, चैप्टर भी हमने यहाँ पर लिख रखा है। पहला जो चैप्टर आपका है वो है रासायनिक बलगत की। इसकी चैप्टर के बताते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सबसे पहला इससे जो सवाल आता है 1 नंबर में पूछ लिया जाता है आपसे कि टी हाफ का मान आपको दे रखा होगा, के आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टी हाफ का भाई मतलब होता है अर्ध आयु। क्या मतलब होता है भाई? हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। क्या होता है? आधा। और टी का मतलब क्या होता है? समय। मतलब जब आप समय का आधा कर देते हैं तो वही बन जाता है हमारा टी हाफ, यानी कि अर्ध आयु। तो क्वेश्चन एक बार हम पढ़कर बता देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आपका आएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु इतनी दे रखी है। कहीं पर भी अगर आप अर्धायु लिखा देखेंगे तो अर्धायु का भाई मतलब है टी हाफ, यानी टी हाफ की ये वैल्यू दे रखी है कितनी? 693 सेकेंड। ठीक है, तो पहली चीज होगी। उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो वेग स्थिरांक को आपको पता होना चाहिए, किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं, यानी के आपको निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? आज की क्लास का ये पहला, जो अभी हम आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, उन 10 में से पहला क्वेश्चन यही है कि टी हाफ आपको दे रखा होगा। टी हाफ का मतलब है अर्धायु दे रखी होगी और वेग स्थिरांक आपसे पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे? के बराबर में 0.693 अपॉन में टी हाफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका यहाँ से के का मान मिल जाएगा। क्या करेंगे? टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ पर 3 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 693 से। अब क्या बचा? 3 की पावर मतलब 10 की पावर 3 बचा। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में। ठीक है, अब के का मात्रक भी आप लास्ट में लिख दें। क्या इसका मात्रक होता है? वेग स्थिरांक का प्रति सेकेंड। आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया थ्योरी में पढ़ी ही होगी, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण में आपने पढ़ा होगा कि इसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? प्रति सेकेंड। आप इसको इस तरीके से प्रति सेकेंड इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन था, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसी तरीके का आता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर भी के दे रखा, मतलब के आपको निकालना है और टी हाफ दे रखा है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो के का मान आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि के का मान आपको दे रखा हो और टी हाफ पूछा जाए, तब भी आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा? टी हाफ बराबर में 0.693 अपॉन में के। क्या किया हमने? टी हाफ को उधर भेज दिया और के को नीचे भेज दिया। ये कब करेंगे? जब हमको के टी हाफ निकालना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अब आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरीके का है। ये भाई क्वेश्चन 2 नंबर में और 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन है? लिखा हुआ है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। भाई 50% का मतलब क्या है? 50, देखिए कोई भी काम होता है तो आप कहते हैं 100% तो कहते हैं। 100% का मतलब होता है काम पूरा होना। ठीक है, अगर आप इसको आधा कर देते हैं तो आप बोलते हैं 50%। आधा का मतलब है 1/2। समझ में आ रहा है? यानी जो 50% का मतलब यहाँ पे जो 10 मिनट दे रखा है, ये टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 10 मिनट। कहने का मतलब फिर से बता देते हैं भाई, जब भी 50% का मतलब क्या होता है? हाफ मतलब होता है आधा। 50 का मतलब क्या है? आधा। तो यानी टी हाफ की ये वैल्यू दे रखी है 10 मिनट। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका अगर 99% कितने समय में पूरा होगा, यानी टी 99% आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए जो दे रखा था क्वेश्चन में, हमने वो लिख लिया कि टी हाफ बराबर 10 मिनट दे रखा है। उसके बाद अभी हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था के बराबर में 0.693 अपॉन में टी हाफ, यही तो बताया था। यहाँ से आप के का मान निकाल लेंगे। ये देखिए टी हाफ का मान यहाँ पर 10 रख दिया,
ये हमने बना ली इक्वेशन नंबर पहली। ये कब बन गई? जब हमारा 50% अभिक्रिया पूरी हो रही है 10 मिनट में। ठीक है, दो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी, एक जब अभिक्रिया 50% पूरी हो रही है और एक अभिक्रिया जब 99% पूरी होगी। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब हम बात करेंगे 99% के लिए। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालने के लिए भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो क्या होता है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 2.303 अपॉन में टी लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स। तो ये क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक होता है, आपको याद होना चाहिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये वाला जो भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आता है, उसके बाद हम आगे हाफ मान रखते हैं, तब इसको प्रूवमेंट आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम 99 के लिए निकालेंगे। देखते हैं क्या करेंगे। के का मान हम पहले समीकरण में निकाल चुके थे, तो उस मान को रख दिया। ये जैसा और इधर जैसा चल रहा है ये चीज, उसको वैसा ही रहने दिया। अब अभी हमने आपको बताया कि पूरा काम जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 100%। और यहाँ पर a और a माइनस एक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। भाई a है यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, या आप कह सकते हैं जो अभिक्रिया हो रही है उसका पूरा टोटल टाइम, यहाँ पर बात करी जा रही पूरी अभिक्रिया की मात्रा a है। जब उसमें कुछ खर्च हो जाएगी अभिक्रिया की मात्रा, तो वो हो जाएगी a माइनस एक्स। या आप ऐसे समझ लीजिए, जब प्रारंभिक सांद्रता थी मतलब स्टार्टिंग में, तो वो क्या है? a। जब x खर्च हो गई तो क्या बची? a माइनस एक्स। ठीक है, आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा जब आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया व्यंजक प्रूफ कर रहे होंगे। क्या आपने लिखा होगा कि a जो है वो प्रारंभिक सांद्रता होती है, और जब उसमें x सांद्रता कम हो जाती है तब क्या बचती है? a माइनस एक्स। तो a का मतलब क्या है? प्रारंभिक का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में आप 100% ही तो मानते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया a का मान 100। ठीक है, यहाँ पर भी फिर आप 100 ही रखेंगे। क्वेश्चन में क्या था? आपको 99% के लिए निकालना था, तो यानी खर्च कितना आपको यहाँ पर हम क्या करेंगे? x की जगह पर क्या रख देंगे? 99। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखिए, यहाँ ऊपर बचा 100, अपॉन में 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 को लिखिए या ना लिखिए। इस 100 को हमने 10 की पावर 2 लिख दिया है। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100 ही होता है, तो हमने इसको डायरेक्ट 10 की पावर 2 लिख दिया। ये क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बनना है। फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? इस पावर को हम आगे ले आते हैं, तो देखिए फॉर्मूला बन जाता है n log m। यही फॉर्मूला बन जाता है, तो इसीलिए हमने क्या किया? इसको हमने लॉग के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। अब n क्या है यहाँ पर? ये जो 2 है, तो ये n यहाँ पर 2 जो है वो n के बराबर है, और जो 10 है वो m के बराबर है। तो फॉर्मूला आप कैसे तोड़ेंगे? तो हमने यहाँ पर देखिए साइड में दिखा भी रखा है कि अगर log 10 की पावर 2 है तो ये 2 आगे आ गया, ये देखिए, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो जब 2 से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो केवल क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर से बता देते भाई, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है log n की पावर n का। क्या होता है? n log m। बहुत बेसिक है, जो भी पावर दे रखी होती है उसको बस आगे ले आते हैं, बाकी जैसी चीज चल रही है उसको वैसा ही रख देंगे, तो ये आपका बन जाएगा। और log 10 को हम 1 लिखते हैं, मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 1 जा 2 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। अब इधर जो जैसा चल रहा है उसको हमने वैसे ही रहने दिया। इधर भी ये देखिए, पॉइंट से वाले पॉइंट को हमने वाला पॉइंट कैंसिल कर दिया, उसके बाद ये वाले टी को हमने इधर भेज दिया, और 10 से इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। केवल यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ताकि टी का मान हमको मिल जाए। देखिए जैसा चल रहा था वैसे ही रहने दिया। इसको भी हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए या डिवाइड कर लीजिए पूरा, जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा टी का मान कितना आएगा? 66.46 मिनट। मिनट भाई कहाँ से आया? तो देखिए क्वेश्चन में हमको मिनट ही दे रखा था, ये देखिए लिखा हुआ है 10 मिनट। तो यूनिट लिखना बिल्कुल भी ना भूले। समय पूछा गया था कि 99% अभिक्रिया कब पूरी होगी, तो 66.46 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये भी इसी तरीके का है, ठीक है, आप इसको भी दूसरा ही नंबर समझे, ये भी इसी तरीके का है। इसमें सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि T3/4 का लगा समय क्या होगा? जो अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होगा। मतलब अर्ध क्रिया का मतलब क्या है? T½ तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जब 3/4 अभिक्रिया पूरी हो रही है तो उसकी वो 2 गुनी होगी, किसकी? T½ की। तो कैसे प्रूव करेंगे? वही सेम हमारा, सबसे पहले 3/4 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, वही जो भी हमने आपको बताया
था वेग स्थिरांक वाला, बट यहाँ पर 2t के मान है तो यहाँ पर t1 चला लेंगे। चाहे आप t1 लिख लीजिए, चाहे आप t 3/4 भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी है वैसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3/4 चल रहा है तो यानी प्रारंभिक सांद्रता हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, a की जगह पर देखिए 1 ही रखा, x की जगह पर 3/4 रखा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा log 4। ये कैसे आया तो ये भी बता देते हैं भाई। log 1 ऊपर चल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3/4 को जब सॉल्व करते हैं तो 4 इधर जाता है और ये माइनस का 3 चल रहा है, तो 4 माइनस 3 कितना आता है? 1, मतलब 4 माइनस 3 1 आएगा, अपॉन में 4 चल रहा है, ये 4 सबसे ऊपर वाले टर्म में पहुंच जाएगा। यानी डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है log 4। log 4 की वैल्यू डाल दी 0.6020। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 10 तक तो log 10 तक वैल्यू आपको सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में यूज हो जाती हैं सवालों में। तो ये हमारा हमने बना ली पहली समीकरण। कब? जब 3/4 पूर्ण हो रही है रिएक्शन तब। अब बात करेंगे टी हाफ के लिए, तो टी हाफ के लिए हम फॉर्मूला आपको बता ही चुके हैं। ये होता है k बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ। टी हाफ का मान आप निकालेंगे तो इसको उधर पहुंचाएंगे, k को नीचे, तो ये बन गई दूसरी समीकरण आपकी। अब क्या कर, ये हमने बना ली दूसरी समीकरण। अब दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये जो t1 है, t1 का मतलब यहाँ पर ये 3/4 के लिए है, इसकी वैल्यू को रखा, फिर हमने टी हाफ वाली वैल्यू को रखा, दोनों की वैल्यू को डिवाइड करा। डिवाइड करने से क्या हुआ? k से k कैंसिल हो गया। अब जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो लगभग ये 2 बार में ही जाएगा, तो मतलब ये 2 और यहाँ पर हमने क्या किया, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। लगभग में काटा है तो आप डायरेक्ट 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या किया? टी हाफ को उधर पहुंचा दिया। यही आपको प्रूफ करना था, क्या कि t 3/4 की जो वैल्यू है वो 2 गुनी है किसकी? टी हाफ के। यही प्रूफ करना था और हमारा ये पूर्ण मतलब प्रूफ हो गया है। लास्ट में हमने लिखकर भी दिखा दिया है कि अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया में लगे समय का 2 गुना होता है। तो इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी लगाना है। आज की क्लास का ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इस सवाल को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अभी तक हम आपको 2 तरीके के सवाल बता चुके हैं। एक हमने बताया आपको 0.693 अपॉन में टी हाफ इस फॉर्मूले से, और एक k बराबर में 2.303 वाला। तो 2 सवाल हमने आपको बता दिए 2 तरीके के। कुछ यहाँ पर हमने इस PDF में लगा रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर देखिए ये सेम सवाल है, यहाँ पर बस 90% दे रखा है, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही होगा। तो आप इन सवालों को देखिएगा। इसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर जो यहाँ पर नए बच्चा जो देख रहा है तो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी PDFs आपको मिल जाएंगी। ये देखिए ये भी सेम सवाल है, यहाँ पर क्या आ गया है? 99.9% आ गया है। अभी हमने जो सवाल लगाया था उसमें क्या था? केवल 99%। तो ये भी सेम सवाल है, आप इन सबको को देखेंगे तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है भाई? यहाँ पर a दे रखा है, t भी दे रखा है और a माइनस x डायरेक्ट वैल्यू सारी दे रखी है। k का मान आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे व्यंजक वाला प्रथम कोटि की। ये सारी वैल्यूज आपके क्वेश्चन में ही दे रखी है, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, मतलब 10 जो सवाल बोले थे उसमें का तीसरा क्वेश्चन। 2 बता दिए, अब तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका। कई बार पूछा जाता है 2 नंबर में, किस तरीके की कोई इक्वेशन दे रखी होती है और आपको निकालना होता है विद्युत वाहक बल। तो कैसे आप निकालेंगे विद्युत वाहक बल? तो बहुत आसान है। जिस इस तरीके से आपको पूरा सेल दे रखा होगा, क्या करना होगा आपको? यहाँ पर देखिए दोनों सेलों की आपको वैल्यू भी दे रखी होगी। बहुत सिंपल सा काम आपको करना है। क्या करना है? विद्युत वाहक बल का भाई मतलब होता है ई निकालने के लिए सिंपल सा काम ये है कि आपको अपने जो आपका राइट हैंड वाले में से आपको लेफ्ट हैंड वालों को घटा देना है, या आप कह सकते हैं एनोड वाले में से कैथोड वाले को घटा देना है। कैसे घटाएंगे? ये देखिए इधर क्या चल रहा है हमारा, राइट हैंड पे हमारा चल रहा है AG। तो देखिए E डिग्री AG लिख लिया, AG पॉजिटिव, और हमने AG लिख लिया, माइनस लगाया, फिर ये देखिए लेफ्ट हैंड वाला लिख लिया। तो जैसा हमने आपको बताया वैसे ही तो है। ये E का मतलब है EMF, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। EMF का मतलब है विद्युत वाहक बल।
और ई डिग्री का मतलब क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जब भी इस तरीके के सवाल आए राइट हैंड वाले में से लेफ्ट हैंड वाले को आपको घटा देना है। तो बहुत सिंपल सी वैल्यूज होती हैं। ये वैल्यूज जो ये वाली जो वैल्यूज है वो आपके क्वेश्चन में दे रखी होंगी, वैल्यू आप पुट करेंगे। इन सवालों में ये याद रखें कि मात्रक लास्ट में वोल्ट जरूर लिख दें, और प्लस आ रहा है आंसर या माइनस आ रहा है तो वो भी आप लिख दें। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए ये वाला भी सेम सवाल है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये एजी वाले इलेक्ट्रोड से कौन सा घटा देंगे, एनआई वाले को। तो ये देखिए लिखा हुआ है, वैल्यूज को पुट किया, आंसर आ गया। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सवाल है, तो इन सवालों को देख लीजिएगा, सारे एक ही जैसे हैं, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमने आपको 3 सवाल बता दिए। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। जो विलेन चैप्टर है, इस चैप्टर से कई सारे सवाल आते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मोल प्रभाज निकाल कर दिखाइए, मतलब पूरी सवाल में दे रखा होगा, लास्ट में पूछा जाएगा मोल प्रभाज, या इसी को हम मोल अंश भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि मोलरता निकाल कर दिखाइए, या मोललता निकाल कर दिखाइए, या नॉर्मलता निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो इस तरीके से, और साथ में इसमें एक फॉर्मूला होता है, अभी बताते हैं आपको, m बराबर करके 1000 इंटू में k पूरा एक फॉर्मूला होता है। तो इस सवाल से भी, इस चैप्टर से कई सारे सवाल आते हैं, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला भी हमने आपको बताया था, इस चैप्टर से आपके सवाल आएंगे ही आएंगे। तो इन सवालों को बार बार कह रहे हैं, प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा, इन्हीं में से आएगा। और पेपर जब आप दें तो कॉमेंट करके वीडियो के नीचे बताइएगा कि किन किन के पेपर में ये सवाल आए और कौन कौन कर पाया। तो सबसे पहले आज की क्लास में इस वाले चैप्टर से हम पहले निकालेंगे मोल प्रभाज निकालना। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, मोल प्रभाज बराबर होता है विलय के मोल बटे में विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता है, समझाते हैं। देखिए, जैसे आपने क्या लिया, एक ग्लास लिया, सबसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाते हैं। ग्लास लिया, ग्लास में आपने क्या किया, पानी डाला, मतलब पानी लिया, तो पानी क्या होता है, विलायक। ठीक है, तो इसको याद रखें, पानी क्या है, विलायक। या आप समझ सकते हैं जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या होता है, विलायक। अब आपने क्या किया, इसमें डाली चीनी, क्या डाली, चीनी, तो चीनी क्या हो जाएगी, विलय। क्या हो जाएगी, विलय। तो यानी चीनी क्या होगी, वो इसमें घुलेगी, तो वो क्या कहलाएगी, विलय कहलाएगी। या आप ऐसा समझ लीजिए कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है विलायक से, तो वो क्या होता है, विलय होता है। जब आप दोनों को मिलाते हैं, यानी विलय और विलायक जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो हमारा बनता है विलयन। विलयन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन बनता है। तो समझ में आ गया आपको, विलय क्या होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, और विलायक क्या होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, विलयन, यानी कि सॉल्यूशन। फॉर्मूला आप ये याद कर लें, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो कोई सवाल वैसे भी नहीं लगता है। ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज आपको निकालना पड़ेगा। मतलब जल का भी मोल प्रभाज आपको निकालना पड़ेगा और एथिल अल्कोहल का भी मोल प्रभाज आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको पहली बात मोल पता होने चाहिए। तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको किसी के भी मोल निकालना है तो मोल बराबर होता है भार बटे में अणु भार। तो पहले हम जल के मोल निकाल लेते हैं। जल का मतलब है H2O, तो H2O का भार कितना होता है, 36। ये देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, ये क्या दे रखा है, भार दे रखा है। ये जल का भार दे रखा है और ये एथिल अल्कोहल का भार दे रखा है। तो जल का भार हमको क्वेश्चन में दे रखा था 36। अणु भार भाई आपको निकालना होगा, या आप याद कर पाए तो याद कर लीजिए। H2O का क्या होता है 18। कैसे निकाला, तो ये देखिए H2O है, ठीक है, तो 2 को आप आगे पहुंचा दीजिए। ठीक है, 2 टाइम H था तो 2 लिख दिया। H का नंबर कितना होता है 1, मतलब जिसका भी आपको अणुभार निकालना है उसका डबल कर दीजिए। लेकिन हाइड्रोजन में केवल डबल नहीं होता, बाकी सब में डबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन का नंबर 1, तो 1 लिख लिया, प्लस लगाया। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8, 8 दूनी कितना होता है 16। जब आप इन सबको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18। तो यानी इसलिए इसका अणुभार कितना हो जाता है 18। क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लगा भी हुआ है अणुभार निकालने के लिए। आप कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जल के मोल आपके निकल कर आ गए। अब क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल के भी निकाल लेंगे। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इसके कैसे निकालेंगे, तो 2 टाइम्स C है तो 2 गुणे में कार्बन का नंबर कितना होता है 6, और 6 का दुगना कितना हो जाएगा 12। फिर लगाया प्लस, H5 है तो 5 को पहले लिख लिया, H का नंबर 1, ठीक है, फिर प्लस लगाया। O का एटॉमिक मास नंबर होता है हमारा कितना
नंबर होता है हमारा 8 और इसका दुगना करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे और हाइड्रोजन का मतलब 1। इन सबको कैलकुलेशन आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 46। ठीक है, तो आप ये सारा याद ही करके रखें कि एथिल अल्कोहल का कितना होता है, जल का अणुभार कितना होता है, क्योंकि अगर वहाँ पर आप लगाएंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है। याद रखें तो आप फायदे में रहेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 46 भार इसका क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ चुका है जो इसके मोल C2H5OH के कितना आ गया 1। अब फॉर्मूला लगाएंगे, जल के मोल प्रभास निकालेंगे, तो जल के मोल अपॉन में जल प्लस अल्कोहल के मोल, तो दोनों का आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एथिल अल्कोहल के, ये ए का मतलब है एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, इसके मोल प्रभास कैसे निकालेंगे, तो इसके मोल प्रभास, इसके मोल ऊपर और दोनों को मिलाकर उनके मोल नीचे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। मोल प्रभाज निकालने के लिए पहले आप जो भी दे रखा है उसके मोल निकालेंगे, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे। जैसा कि बताया सेम इसी तरीके से आप करिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो भी सेम ही है, इसमें भी आपको मोल प्रभाज ही निकाल कर दिखाने हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें कि जल में एक यूरिया का एक विलयन दे रखा है जिसका भार दे रखा है 6%, और यूरिया और जल दोनों के ही आपको मोल प्रभाज निकालने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमने बता दिया अभी मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। पहली बात, आपको जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके आपको मोल निकाल लेने हैं, और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया, भार बटे में अणुभार। भार क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे यूरिया का दे रखा है 6, ठीक है। अब आप इसमें जल का कैसे निकालेंगे, अब भार तो जाहिर सी बात है पूरा 100% लेंगे, तो 100 में से अगर आप माइनस कर देंगे 6% तो आपका जल का भार भी निकल आएगा, तो जल का भार कितना आ जाएगा 94%। समझ में आपको आगे किस तरीके से निकालना है। जैसा अभी पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर जो भी हमने ये वाला निकाल कर दिखाया था एथिल अल्कोहल और जल वाला, सेम एडिटिव ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पर यहाँ पर यूरिया आ गया है एथिल अल्कोहल की जगह, बाकी सारी चीजें सेम है। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है NH2CO NH2, ये क्या होती है यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसका अणुभार कैसे निकाला है तो ये साइड में दिखा रखा है, हमने बता भी दिया है आपको कि किस तरीके से अणुभार निकालते हैं, ठीक है। जिसका भी आप मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों को ऊपर रखिए और दोनों को जोड़कर नीचे रख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको बाहर जो भी मोल प्रभाज वाले क्वेश्चन है ऐसे ही लगाने हैं। ऐसा देखिए मोल प्रभाज वाला एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 चीजें दे रखी हैं, जल है, एथिल अल्कोहल है और एसिटिक अम्ल है। इन तीनों का आपको अलग अलग निकालना होगा, काफी बड़ा भी क्वेश्चन हो जाएगा बट आप निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस है, पहले मोल निकालेंगे फिर सबके आप क्या करेंगे मोल प्रभाज आराम से निकाल देंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए लगा दिए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो समझा दिया अच्छी तरीके से, अब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब तो हमने आपको बता दिया, सबसे पहले हमने आपको बताया के वाले सवाल मतलब वेग स्थिरांक वाले सवाल, टी हाफ वाले सवाल बता दिए मतलब अर्धायु कैसे आप निकालेंगे। उसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रोड वाले सवाल बता दिए, और फिर हमने आपको बताया मोल प्रभाज वाले सवाल। कुल मिलाकर 1 2 3 4 तरीके के सवाल हो चुके हैं। अब बात करते हैं 5वें तरीके के सवाल की। 5वां जो टाइप है हमारा सवाल का, वो इन सवालों में पूछा जाएगा मोलरता। अभी हमने आपको बताया था मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, तो इस टाइप के सवाल सारे आपको विलियन चैप्टर में ही मिलेंगे। तो ये सारे सवाल केवल फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो मोलरता पूछी गई है, मोलरता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है विलय के मोल बटे में विलयन का आयतन, वो भी किसमें लीटर में। तो देखिए विलय के पहले मोल निकाल लेंगे। विलय क्या दे रखा है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड दे रखा है। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, नमक यानी कि NaCl। इसका भार दे रखा है तो मोल निकाल लेंगे। भार दे रखा है 5.85, और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भार रखा और अपॉन में इसका क्या कर देंगे अणुभार रख देंगे। तो ये देखिए अणुभार भाई इसका होता है 58.5, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिए मोल, तो आप क्या करेंगे इसमें पुट कर दीजिए, विलय के मोल आ गए 1/10, और आयतन इसका दे रखा है क्वेश्चन में, ये देखिए 200 ml दे रखा है, लेकिन हमको निकालना किसमें लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए ये रखे हमने मोल, बटे का निशान लगाया, 200 ml था, ml को हटाया, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया 1000 से। ये पूरा प्रोसेस आप सॉल्व करेंगे इस पूरी कैलकुलेशन को तो कितना आ जाएगा 0.5, और मात्रक लिख दीजिएगा, मोलरता है तो मात्रक क्या हो जाएगा मोलर। 1.5 भी लिख सकते हैं या 1/2 यानी कि हाफ। उसके बाद अगला सवाल, इसमें मोललता पूछी गई है, तो मोललता के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पर विलायक का भार आ जाएगा, ठीक है। मोलरता जब था
तब क्या था यहाँ पर आयतन, लेकिन अब मोललता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भार आ जाएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, विलय पहले आप निकालेंगे, इस विलय के मोल निकालेंगे, फिर आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपकी मोललता निकल आएगी। तो ये भी मोललता का ही सवाल है, सेम सवाल है, अब ये समझा चुके हैं आपको, सेम आपकी बस प्रैक्टिस के लिए लगा दिया है। उसके बाद अगला जो हमारा सवाल है वो पीवी बराबर एनआरटी पर है। ठीक है, ये एक इक्वेशन होती है, आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो वहां से ली गई है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले दिया गया है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब आपको पूछा गया है। तो परासरण दाब जो होता है उसी को हम पी बोलते हैं, यानी पी आपको निकालना होगा। तो पी कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, वी को नीचे पहुंचा दीजिए तो फॉर्मूला हो जाएगा पी बराबर एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन जो वी होता है ये होती है सांद्रता, तो इसकी जगह पर हम लगा देते हैं सी। तो आप चाहें तो इतना प्रोसेस ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए पी बराबर सी आर टी। ठीक है, तो फिलहाल हमने आपको बता दिया किस तरीके से बनेगा, तो हमने ये 2 लाइन और यहाँ पर ऐड कर दी हैं। अब पी की वैल्यू निकालनी है, सी आपको पता नहीं है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मतलब पता होनी चाहिए आपको कितनी होती है आर की वैल्यू 1.082। ठीक है, तो ये गैस नियतांक होती है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 0.82। ठीक है, तो ये रख दिया। टी का मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है, टी दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये किसमें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे। केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं 273 से प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, यह मात्रक लिखा हुआ है केल्विन में। ठीक है, तो यानी कि हमने जो अभी फॉर्मूला बनाया पी बराबर सी आर टी, तो पी तो निकालना ही है, आर हमको पता चल गया है, टी भी पता चल गया, लेकिन अब हम सी कहाँ से लेकर आए। तो देखिए सी की इसमें क्वेश्चन में जुगाड़ दे रखी है कि पर डेसीमोलर लिखा है ना, पर डेसीमोलर, तो याद रखिए जो डेसीमोलर होता है वो हमेशा 10 का उल्टा होता है। ठीक है, तो याद रखिए ये चीज़ हमेशा, क्योंकि यही इस सवाल में ट्रिक है, क्योंकि बच्चा यही सोचता है पी बराबर, चलो फॉर्मूला तो उसको याद है, सी कहाँ से लेकर आए, तो सी के लिए ये ट्रिक याद रखिए, डेसी क्या होता है उल्टा होता है। तो मोलर सांद्रता ये आपकी निकल आएगी 1/10, तो मोलर सांद्रता का मतलब है सी की वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे और पी का मान आपका आ जाएगा। पी क्या है, हमारा दाब है, परासरण दाब है, तो दाब का मात्रक क्या होता है एटीएम, क्या होता है एटीएम, तो मात्रक लिख दिया एटीएम। उसके बाद अगले सवाल की ओर चले, तो यहाँ पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप का सवाल हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम आपको बताते हैं, ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, स्मॉल एम बराबर 1000 इंटू में के इंटू में छोटा डब्लू अपॉन में डेल्टा टी इंटू में बड़ा डब्लू। ठीक है, इसमें ये याद रखें कि छोटा डब्लू ऊपर होता है और बड़ा डब्लू नीचे होता है, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखें। फॉर्मूला ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में एम पूछ लिया जाए, ठीक है, हो सकता है के पूछ लिया जाए, हो सकता है डेल्टा टी पूछ लिया जाए, मतलब जो भी कुछ पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है, इतना याद रखिए कि जो छोटी डब्लू का मान दे रखा है, छोटे डब्लू का मतलब होता है कि छोटी वैल्यू, जो छोटी वैल्यू, जो छोटी चीज़ का भार होगा वो हमेशा छोटा डब्लू होगा। बड़ा डब्लू का मतलब क्या है, जो बड़ी चीज़ का भार होगा वो बड़ा डब्लू होगा। ठीक है, ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो ये भार दे रखा है ना, भार का मतलब क्या है, ये वेट है, तो वेट दे रखा है, तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा डब्लू है, तो ये कम है यानी ये छोटा डब्लू का मान है, ये ज़्यादा है तो ये क्या है बड़ा डब्लू का मान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करो। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है भाई यहाँ पर, उसके बाद हमको क्या करना होगा, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है डेल्टा टी, ये आपको निकालना है, और मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी के की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में ही। ये सारी वैल्यूज देखिए यहाँ पर लिख दी है हमने, फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से आपको सारी वैल्यूज दे रखी थी और हमारा निकल आया डेल्टा टी का मान, मात्रक लिख देंगे केल्विन। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये हम कहाँ से ले आए m का मान, तो m का मान क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखिए तो यूरिया लिखा हुआ है, तो यूरिया का अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था NH2CO NH2, तो इसका जब आप भार निकालेंगे, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो क्या हो गया, अणु भार तो निकालना आता है, तो m का मतलब अणु भार ही है, तो अणु भार जब आप इसका निकालेंगे तो 60 आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 60 पुट कर दिया। तो इस वजह से सारी वैल्यू जब हमको पता चल गई तो हमारा डेल्टा टी का मान मिल जाएगा। कैलकुलेशन की है नॉर्मली।
उसके बाद अगला ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है। देखिए, मोलरता निकालनी है, नॉर्मलता निकालनी है। तो मोलरता के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया क्या होता है, मोल ऊपर रखते हैं विलय के और अपॉन में विलयन का आयतन रखते हैं, वो भी लीटर में। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आयतन हमने निकाल लिया है ट्रिक से, कौन से फॉर्मूले से, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से। तो इस वाले सवाल में यही ट्रिक है कि आयतन कैसे निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में आयतन डायरेक्ट नहीं दे रखा है। तो आयतन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस फॉर्मूले से आप आयतन निकाल लेंगे, फिर वैल्यूज आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, आपकी मोलरता निकल आएगी। नॉर्मलता के लिए क्या करते हैं, नॉर्मलता क्या होती है, एन गुणे मोलरता होती है। एन क्या है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में H2SO4 दे रखा है, तो जो भी यहाँ पर आपका देखिए H2SO4 क्या है, एक अम्ल है यानी एसिड है। तो इसकी क्षारकता हो जाएगी, मतलब आप ये चीज़ याद रखिए कि अगर कोई अम्ल दे रखा है तो अम्लों में क्या होती है, क्षारकता होती है, ठीक है। अगर कोई क्षार दे रखा है, मान लेते हैं NaOH दे रखा है, तो इसमें क्या होती है, अम्लता होती है, मतलब अपोजिट होता है। अम्लों में क्षारकता होती है और क्षारों में अम्लता होती है। तो H2SO4 क्या है, ये तो एक अम्ल है ना, कहते नहीं ये सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है, नाम में ही है, तो ये एक अम्ल है। तो क्षारकता इसकी क्या हो जाएगी, दो। दो कहाँ से आया, तो भाई ये देखिए लिखा हुआ है तो यानी ये हो जाएगी अम्ल की, मतलब इस की क्षारता है 2 होती है, यानी n का मान आप 2 रख देंगे। मोलरता आपने निकाल ली है 18, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी नॉर्मलता निकल आएगी, और नॉर्मलता का आपका यूनिट क्या हो जाएगी, नॉर्मल। उसके बाद अगला ये सवाल सेम ऐसे ही है, इसमें भी वही किया गया है, मोलरता निकाली है। तो मोलरता के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, बस बटे में भार आ जाएगा। वैसे ही घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से हमने यहाँ पे द्रव्यमान निकाल लिया। सारी कैलकुलेशन आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। फिर ये एक और क्वेश्चन मोल प्रभाज के लिए, मोल प्रभाज निकाले हैं। उसके बाद हमने राउल्ट का नियम लगाकर क्या किया, विलयन का वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब निकाल लिया। फिर ये एक और सवाल, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए मोलरता निकाली गई है और साथ में मोल अंश क्या है ये भी निकाला। मोल अंश का मतलब है यहाँ पर मोल प्रभाज से, ठीक है, मोल प्रभाज निकाला गया है, मोलरता निकाली गई है इस सवाल में। तो ये जो सवाल है, अगर आप केवल यही सवाल लगा लेते तो काफ़ी सारे सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। मोल प्रभाज निकालने के लिए देखिए मोलों की संख्या निकाली, मोललता निकाली, फिर ये देखिए मोल अंश निकाल दिए दोनों के। तो इस तरीके से ये सवाल लगेंगे। ये भी सेम सवाल है, इसमें भी वही पूछी गई चीज़ें, बस इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या किया गया है, m का मान फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला बताया आपको, यही लगेगा, सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी। अभी आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को लगाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो ठोस अवस्था आपका चैप्टर है। इसमें d की वैल्यू बहुत पूछी जाती है, यानी कि d मतलब घनत्व निकाल कर दिखाइए। क्या दे रखा है, CCP चालक दे रखा है। CCP का मतलब है घनीय संवत संकुलन जो जालक है आपका, ठीक है। तो इस सिल्वर का यहाँ पर दे रखा है। सेम देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि एडिटिज ऐसा तो नहीं है, फिजिक्स में कई सारे क्वेश्चन होते हैं डिजिट बदल जाती हैं, लेकिन केमिस्ट्री में अक्सर क्या होता है, जैसा क्वेश्चन होता है जैसी वैल्यू उसमें होती हैं वैसी ही आ जाती हैं। तो इसीलिए अगर काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसके आंसर ही रट लेते हैं। तो अगर आप कर सकें तो आंसर, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आंसर याद हो जाएंगे इसके। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। इसमें क्या दे रखा है कि एकक कोशिका की कोर की लंबाई, यानी ए का मान ये दे रखा है, और आपको सिल्वर का घनत्व निकालना है। सिल्वर का मतलब Ag का d निकालना है, d का मतलब है यहाँ पर निकालना है घनत्व, और इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दे रखा है Ag का। तो कुछ इस तरीके से सवाल लगता है। पहले CCP जालक के लिए आपको पता होनी चाहिए परमाणु की संख्या कितनी होती है इसमें, तो 4 होती है। ए का मान दे रखा था पिकोमीटर में, तो पिको हटाते हैं तो 10⁻⁻12 लगाते हैं। उसके बाद m हमको क्वेश्चन में दे रखा था। अब क्या किया, आवोगाद्रो संख्या जो होती है ये भी पता होनी चाहिए आपको, कितनी होती है 6.023 × 10⁻23, ये पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपने 11th में भी पढ़ी होगी। डी निकालना है, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर में Zm/A3Na। क्या होता है, डी बराबर में Zm/A3Na। Na आवोगाद्रो संख्या बता दी, ए ये भी दे रखा है, जेड बता दिया आपको, और ये भी दे रखा है, एम भी दे रखा है।
सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, वैल्यूज़ आप रखिए, हो भले आप इसको कैलकुलेट करें ना करें, अगर आपको आंसर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, और इसका आंसर जो आता है अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा तो 10.5 इंटू 10⁻³ और अगर आप इसको सीधे सिस्टम में निकालेंगे तो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी चैप्टर से ये देखिए, ये भी सेम सवाल है। यहाँ पर देखिए ए दे रखा है, डी दे रखा है, एम दे रखा है। अब देखते हैं पूछा क्या गया है, तो कोशिकाओं की संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोशिका का आयतन निकाल लिया। आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, क्योंकि आयतन में आपको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब। ए की वैल्यू दे रखी है, इसका क्यूब हम कर देंगे। आयतन धातु का निकालेंगे, तो आपको हमने भी फॉर्मूला बताया कौन सा, डी बराबर होता है m/v। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा v बराबर में m/d। तो यहाँ से हमने धातु का आयतन निकाल लिया। अब कोशिकाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, जो अभी आपने निकाला है धातुओं का आयतन, इस वाले आयतन को आप ऊपर रखेंगे और बटे में ये वाली जो आपने इसका कोशिका का आयतन निकाला है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पर धातु का आयतन रखा और अपॉन में जो अभी कोशिका का आयतन निकाला उसको रखा, तब आपकी धातु में कोशिकाओं की संख्या निकल आएगी। इसी तरीके से ये देखिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप इनको लगाएंगे अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन को लगाएंगे, बाकी सारे सिमिलर ही हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, ये वाला बहुत पूछा जाता है, ये एक या दो नंबर में ये वाला सवाल बहुत आता है कि 58.5, यही एग्जैक्ट यही वैल्यू आती है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो 1.505 इंटू 10⁻23 यूनिट होती है। कैसे निकाला, तो ये सामने पूरा आपका प्रोसेस लगा हुआ है, पूरा सॉल्यूशन है, समझ में आपको आ जाएगा। ये भी सेम सवाल है। उसके बाद अगला सवाल है कोलराउस के चैप्टर, जो कोलराउस का नियम आपने पढ़ा होगा वहाँ से इस सवाल को लिया गया है। सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ इस सवाल में यहाँ पर क्या किया गया है, मोलर चालकता पूछी गई है। तो मोलर चालकता के लिए कुछ यहाँ पर वैल्यूज दे रखी गई हैं, मोलर चालकताएं दे रखी गई हैं, NaCl की दे रखी है, HCl की दे रखी है, CH3COO Na की दे रखी है, और निकालनी किसकी है, CH3COOH की निकालनी है। तो अब अभी आप देखिएगा, केवल इन तीन चीज़ों के जरिए ही हम क्या करेंगे, इसकी चालकता निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने आपको पता होगा कि NaCl पहला ये दे रखा है, NaCl ये वाला चीज़। तो NaCl को जब ये टूटता है तो कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ऐसे ही तो टूटता है। चालकता के लिए इस तरीके से हमने ये इन्वर्टेड V, मतलब उल्टा V जो होता है, इसी को बोलते हैं मोलर चालकता बोलते हैं। तो आप इस तरीके से बना लेंगे। पहले हमने NaCl वाला तोड़ लिया, ऐसे ही HCl जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, तो इसको भी तोड़ लिया। पहले इसकी इक्वेशन बना ली, दूसरी इक्वेशन बना ली। अब आपको क्या करना होगा, ऐसे ही तीसरे वाले में भी करेंगे। CH3COO Na है, इसको जब तोड़ा जाएगा तो कैसे टूटेगा, ये हमारा CH3COO निगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ऐसे तो टूटेगा। तो तीनों चीज़ों को हमने तोड़ लिया है, इक्वेशन बना ली 1, 2 एंड 3। अब कैसा ऐसा हम इन इक्वेशन में क्या करें कि CH3COOH हमें मिल जाए। तो देखिए ये वाला आपको चाहिए होगा और साथ में H, यानी ये वाली चीज़ चाहिए होगी। फिर से बताते हैं, ये बनाने के लिए आपको ये वाली चीज़ चाहिए है, ये चाहिए है, तो इन दो को आपको केवल रखना है, बाकी हर चीज़ को कैंसिल कर देना है। तो कैसे करेंगे कि हमारा केवल ये दोनों चीज़ें बच जाए और हमारा CH3COOH बन जाए। तो क्या किया हमने, सबसे पहले दूसरी और तीसरी समीकरण को जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ये देखिए जैसी जैसी समीकरण लिखी थी सेम उन चीज़ों को हमने जोड़ दिया। इसको बना लीजिए चौथी समीकरण। अब जब आप इस चौथी समीकरण में से पहली वाली को माइनस करेंगे, जैसे ही पहली वाली को आप माइनस करते हैं वैसे NaCl और NaCl कैंसिल हो जाता है, केवल CH3COOH ही बचता है। बट आपको यहाँ पर जो हमने कट कर दिया है इस तरीके से आपको कट कर कर नहीं दिखाना है। ठीक है, काटिएगा नहीं, बस ऐसे ही दिख रहा है कि सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, केवल इतना बचेगा। ये बन गया आपका CH3COOH, यही आपको निकालना था। इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे और आपका यहाँ पर जो चालकता है, मोलर चालकता, वो निकल आएगी। मात्रक क्या होता है, सीमेंस सेंटीमीटर² पर मोल। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जो भी दे रखा था क्वेश्चन में
उसके अकॉर्डिंग हमने सभी को तोड़ दिया, इक्वेशन बना ली, जिसको आपकी मोलर चालकता निकालनी है उसके अकॉर्डिंग आपको समीकरण को जोड़ना और घटाना है, वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पर के दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में। के क्या होता है भाई? विशिष्ट चालकता होती है, लैम्डा तुल्यांकी चालकता होती है और सी ग्राम तुल्यांक होता है। आपको दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन हमने नहीं नोट किया है, बट सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। लैम्डा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर में के इंटू में 1000 अपॉन में सी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पर सी की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि हमको हमारे क्वेश्चन में है नहीं, तो पहले सी निकालेंगे। सी निकालने के लिए क्या होता है? अणु भार बटे में तुल्यांकी भार। तो अणु भार निकाल लिए 98 H2SO4 का होता है। उसके बाद तुल्यांकी भार क्वेश्चन में दे रखा होगा 49। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। तो लैम्डा का यहाँ पर आप मान निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज आपके पास है। सी की वैल्यू बता दी, के की क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको, सारी वैल्यूज को रखा, हमने यहाँ पर लैम्डा का मान निकाल लिया और मात्रा क्या लिख दिया? सीमेंस सेंटीमीटर पर ग्राम तुल्यांक। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन, ये इसमें भी वही सवाल है। लैम्डा लगाए, देखिए वी दे रखा है, एम दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, के निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगाइए, के आपका निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन के को निकालने से पहले आपको तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा, ये क्योंकि सी की वैल्यू हमको नहीं दे रखी। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। क्या होता है? लैम्डा बराबर के इंटू में 1000 बटे में सी। इसमें के क्या है, सी क्या है, लैम्डा क्या है, तीनों चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी सवाल आपके क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रखेंगे। सारे ही जो सवाल थे, जैसा कि हमने आपको बताए थे कि 10 तरीके के सवाल हम आपको बताएंगे। काफ़ी सारे सवाल इसमें हमने प्रैक्टिस के लिए भी लगा रखे हैं। आप इन सवालों को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपके भी समझ में आ जाए। इसकी PDF जो है वो अभी हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर भी ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।